स्वागत है आप सभी का प्रेमएज फैक्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ें, क्यों जरूरी है, क्यों इतना बड़ा सब्जेक्ट या कहें लेंथी सब्जेक्ट क्यों पढ़ें आप, क्यों आंकड़ों में उलझें, क्यों इतनी सारी योजनाएं याद करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएस प्रीलिम्स एग्जाम 2021 में 46 क्वेश्चन 46 सवाल करंट जीके प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस राजस्थान की इकोनॉमिक्स से आए थे। अब यहाँ पे राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है वो आपको अलग से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स उसके अंदर पूरी कवर हो जाएगी। तो 46% आना बहुत बड़ी बात होती है। आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट जीके है। करंट जीके में रोज आपको पढ़ाई रहा हूँ, 5 मिनट का समय लेता हूँ केवल, और 5 मिनट में सारा करंट जीके आपको करवा दूंगा। साथ में इकोनॉमिक सर्वे और कौन कौन सी परीक्षा में काम में आ सकता है। तो राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं में इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है, चाहे वो एसआई की एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट सेकंड या थर्ड की एग्जाम हो, या फिर जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की एग्जाम हो, या फिर आरएस की एग्जाम हो, या अन्य एग्जाम हो। इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते ही है। जहां पे भी सिलेबस में अगर इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है इसका मतलब सवाल योजनाओं से संबंधित अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका महत्व। अब आप कहेंगे कि क्या आरएस मेंस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में भी इकोनॉमिक सर्वे मेरे काम आएगा? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी छोटे प्रश्न मतलब 15 शब्द के या 50 शब्द वाले जो सवाल है वो भी योजनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। अब ये जो योजनाएं हैं वो कितनी डीपली आपको पढ़नी है, तो मैं कहूं कि पिछली बार जो आरएस का पेपर आया था उसमें जो योजनाएं दी गई थी वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पूछी गई थी। उसमें आपको योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए मैं कहूंगा कि ये जरूरी है कि आप अभी से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते रहें और एग्जाम तक अगर आप कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स सर्वे है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि अगर आप अभी ये क्लासें एक बार देख लेंगे उसके बाद में मैं आपको क्लास वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, और उसके बाद में आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा जोर नहीं आने वाला है। तो फिर मैं कहूं कि इकोनॉमिक सर्वे याद हो जाएगा क्या? तो मैं कहूं बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे उदाहरण दूंगा कि इकोनॉमिक्स के डाटा तक आपको याद हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं आपको ऐसे लगेगी कि आप कोई अधिकारी की पोस्ट पे बैठे हैं और आप खुद योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको योजनाएं समझाई जाएगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि आपको कितना अनुभव है इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ाना? इस बार आपने शुरू किया है तो आप कितने अनुभव रखते हैं या आप कब से पढ़ा रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि 2013 से लेकर वर्तमान तक में ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाने का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का अनुभव रखता हूँ। फिर आप कहेंगे कि हम आपके ही चैनल पे क्यों जुड़े, आपके ही चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़े? तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई, मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जब हुई थी एग्जाम से 3-4 दिन पहले 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो डाले थे, मतलब 10-10 मिनट की रिवीजन क्लासेज डाली थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि केवल 2500 सब्सक्राइबर थे और मात्र 3-4 दिनों में 6500 सब्सक्राइबर हो गए। मतलब 4000 स्टूडेंट जो ऐसे थे जो नए जुड़ गए इस चैनल पे, और उनके कमेंट अगर आप देखेंगे एक बार तो उन्होंने लिखा कि काश आप पहले मिल जाते। कई कमेंट ऐसे थे कि आप इतने दिन कहाँ गए थे, आपको तो पहले मिलना चाहिए था। तो मैंने रिप्लाई किया कि यही तो बात है कि जब मिलना लिखा होता है तभी मिलन हो पाता है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप अब पीछे मत हटना। ये बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता कि आप आरएस की एग्जाम के पास में कहें कि काश आप पहले मिल जाते या काश ये क्लासें मुझे पहले मिल जाती तो मैं बहुत कुछ ज्यादा पढ़ लेता। तो अब सही टाइम पे आपको ये क्लास मिल पा रही है तो मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू क्लासेज लेवें और ये आज की पहली क्लास लेकर देखें। मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास लेने के बाद में आप फील करोगे कि मैं इकोनॉमिक सर्वे में सबसे अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 से। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो अभी जारी हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 10 चैप्टर है, 10 अध्याय है, और जिसमें हम अध्याय नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 3 है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। अब मैंने इस अध्याय से शुरुआत क्यों करी? क्योंकि मेरे ऑफिस के पास में ग्रामीण विकास विभाग है, डीआरडी का ऑफिस है, इस कारण से ये रोचक भी है थोड़ा, और सवाल भी अच्छे पूछे जाते हैं यहाँ से।
तो यहीं से शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 3 से, क्योंकि अध्याय नंबर 1 और 2 में डाटा ज्यादा है जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, और वो ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा, तो वो लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको याद रह जाए, लंबे समय तक याद रहे, और एग्जाम के पास में पढ़ा हुआ ज्यादा याद भी रहता है। तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं अध्याय नंबर 3, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। अब देखो, ग्रामीण विकास क्या होता है और पंचायती राज क्या होता है। तो गांव में विकास करने के लिए वह क्षेत्र जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, या कहें शहरीकरण से दूर है, वो एरिया ग्रामीण एरिया, और उस ग्रामीण एरिया में विकास के लिए एक विभाग बनाया जाए, उस विभाग को ही ग्रामीण विकास विभाग कहा गया। एवं पंचायती राज, देखो पंचायती राज के बारे में आप जानते हैं, जो 73rd अमेंडमेंट था, मतलब संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से पंचायती राज को भी मान्यता दी गई है, और वो पॉलिटी का विषय है, आप थोड़ा उसमें पढ़ लेना, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के याद करवा दूंगा। पंचायती राज के जितने भी आर्टिकल्स है, वो सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से मैं ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दूंगा। अब देखो, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग पहले शुरुआत में एक ही विभाग हुआ करता था, लेकिन 1 अप्रैल 1993 को इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और ग्रामीण विकास विभाग अलग से बनाया, और उसमें से अलग करके पंचायती राज विभाग को अलग से विभाग बना दिया गया। अब देखना, जो केंद्र सरकार होती है, उसका कोई भी विभाग अगर है तो वहां पे लिखा रहेगा मंत्रालय। जैसे यहाँ पे अपने शिक्षा विभाग है, तो वहां पे शिक्षा मंत्रालय होगा, और यहाँ पे राजस्थान में या स्टेट में कहें तो वहां पे विभाग लिखा जाता है। मंत्रालय शब्द का प्रयोग केवल और केवल केंद्र सरकार के कोई उपक्रम के लिए, मतलब विभाग के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 1999 को ये अलग विभाग हो गया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण विकास विभाग और इससे संबंधित योजनाएं। तो ग्रामीण विकास विभाग, गांवों का विकास। अब गांवों में क्या क्या विकास आप कर सकते हैं, आप गांवों में पेयजल, सड़क है, फिर जैसे सार्वजनिक भवन निर्माण है, नालियां है, या जल निकासी की व्यवस्था है, या स्कूल के लिए कोई नया कमरा बनाना है, तो वो सारी चीजें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। अब इसमें चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं हम पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। सबसे पहली योजना है एमपी लेड। देखो, एमपी लेड की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म देखनी है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद का सदस्य, और एलएडी का मतलब है लोकल एरिया डेवलपमेंट, मतलब स्थानीय क्षेत्र का विकास, लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो हम लिख देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट शब्द आया है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो हम पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं कि संसद में तो भाई एक तो होते हैं राज्यसभा के और एक होते हैं लोकसभा के सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य डायरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से संसद में जाते हैं, और राज्यसभा से या राज्यसभा में 10 सदस्य राजस्थान से जाते हैं। अब इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, हम मतदान नहीं करके भेजते, हम केवल इन 25 सदस्यों को ही संसद में भेजते हैं। तो क्या ये जो योजना है वो केवल 25 के लिए है या फिर इन 10 के लिए भी है? तो मैं कहूं इन 25, इन 10 और इनके अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, उनके लिए भी ये योजना है। अब देखो, इस योजना में क्या क्या चीजें हैं, ये योजना कब से तो शुरू हुई, तो आपको बताना चाहूंगा 23 दिसंबर 1993 को ये योजना शुरू हुई। देखो, सांसद है, आप याद रख लेना, आपके क्षेत्र का जो सांसद है उसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं नागौर जिले का, तो नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, तो आप उदाहरण ले सकते हैं, आप जिस क्षेत्र से रिलेटेड है वहां के सांसद का उदाहरण ले सकते हैं, और ऐसे सोच सकते हैं कि 1993 में आपका मान लो जन्मदिन है, या फिर आप सोच लें कि आपके सांसद का जन्मदिन है, तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख लेना। 1993 में ये सांसद वाली योजना शुरू हुई, और तारीख क्या है तो 23 दिसंबर, मतलब सर्दियों का मौसम है, 23 तारीख है, 23 दिसंबर 1993 को आपके सांसद महोदय को प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ रुपए दिए। अब ये याद रह जाएगा, कब दिए? 23 दिसंबर को, ठीक है। और 1993 आपको कुछ ही याद रखना है, मतलब सर्दियों के समय में आपके सांसद महोदय प्रधानमंत्री के पास में जाते हैं और बढ़िया सा जैकेट पहन के जाते हैं, प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ रुपए उनके जेब में डाल दिए और कहा कि जाओ और इन 5 करोड़ रुपए से अपने क्षेत्र में विकास करो। तो ये योजना है अपने क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में विकास करने के लिए।
अब बताएंगे कि ये जो सांसद महोदय है वो आपके नागौर जिले से है मान लीजिए, तो वो नागौर में विकास करेंगे या फिर अन्य कहीं पे? वो नागौर में विकास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नागौर निर्वाचन क्षेत्र से जीत के गए हैं। तो इसका मतलब जो सदस्य जहां से चुना जाएगा या निर्वाचित होगा वह वहीं पर उन रुपयों का उपयोग करेगा। तो मैं कहूं कि लोकसभा के जो 25 सदस्य है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में या अपने अपने जो सांसद का क्षेत्र होता है उसमें ये 5 करोड़ रुपए है वो इन्वेस्ट करेंगे। और भी कुछ बातें हैं वो अभी बताएंगे। उसके बाद में ये जो राज्यसभा वाले सदस्य हैं 10, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो ये तो पूरे राजस्थान से जाते हैं, तो इसका मतलब इनका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, तो ये पूरे राजस्थान में कहीं पर भी 5 करोड़ का कोई भी विकास कार्य करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये ग्रामीण विकास है, इसका मतलब वो किस रूप में पैसे खर्च कर सकते हैं? तो वो या तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवा सकते हैं, या जैसे किसी स्कूल में भवन बनवाना है, या मतलब कोई ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है जहां पे पानी निकासी की सुविधा नहीं है, तो वो सांसद कोटे से वहां पे जल निकासी का मतलब कोई ऐसे कार्य करवा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में मैं कहूं मनोनीत जो सदस्य है वो पैसे कहाँ खर्च करेंगे? तो ये जो मनोनीत सदस्य है, जैसे उदाहरण लेते हैं सचिन तेंदुलकर मान लीजिए मनोनीत सदस्य है, तो वो कहाँ पे फिर पैसे लगाएगा? तो वो न किसी राज्य से होता है, वो तो पूरे देश से होता है, तो वो पूरे देश में जहां उसका मन करे वहां पे 5 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या मनोनीत सदस्य 1 साल के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी उनसे पैसे वापस लेंगे? नहीं लेंगे। मान लीजिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1 करोड़ रुपए बच गए, तो वो 1 करोड़ रुपए उनके खाते में रहेंगे और अगले साल उनको 5 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो राशि मिलती है वो नॉन लैप्सेबल मतलब अव्यक्तगत होती है, ये वापस सरकार को ट्रांसफर नहीं होती है, ये इनके खाते में रहती है और अगले साल वो 6 करोड़ रुपए का कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद में बात करें कि इन 5 करोड़ को वो केवल अपने क्षेत्र में ही यूज ले सकते हैं या फिर अन्य कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो क्या ये सांसद महोदय अपने कोटे में से वहां पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल 1 करोड़ रुपए, ये जो 5 करोड़ रुपए है इसमें से 1 करोड़ रुपए वो कहीं पे भी गंभीर आपदा की स्थिति में, ध्यान रखना गंभीर आपदा की स्थिति में वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। और खर्च करने में उनको जिला कलेक्टर को अनुमोदन करना होता है, मतलब वो जिला कलेक्टर के माध्यम से खर्च करवाते हैं पैसे और वो अनुमोदन करते हैं, वो मतलब एक लेटर लिख के भेजते हैं कि हाँ मैं इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भिजवाता हूं, अनुमोदन करता हूं या अनुशंसा करता हूं। उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से वहां पे पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखना है कि कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय है जो इस एमपी लेड योजना को चला रहा है। तो यह योजना MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मतलब यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखो ध्यान रखना यहाँ पे क्या शब्द आया है? मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, तो मंत्रालय इसका मतलब मंत्रालय से आप समझ जाएंगे कि भारत सरकार का मंत्रालय है कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब ये इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा लेकिन मोस्पी आपको याद रह जाएगा, MOSPI, तो याद रखेंगे मोस्पी। कौन चला रहा है? मोस्पी। किसको चला रहा है? एमपी लेड को। कितने रुपए देता है? 5 करोड़। व्यक्तिगत है क्या? नहीं है। खर्च नहीं किए तो अगली साल खर्च कर लो, फिर भी खर्च नहीं किए तो 5 साल का टाइम होता है, पहली साल जो रुपया मिला वो पहली साल खर्च नहीं हुआ, आगे के जो 4 साल है उसमें आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चुनावी साल है, जैसे जब 2024 में चुनाव होंगे तो जो 2024 में 5 करोड़ मिले हैं तो वो उनको उसी साल में खर्च करने होंगे, नहीं तो फिर सरकार अगर बदल गई तो फिर वो लैप्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये शुरुआत कब हुई? 23 दिसंबर 1993 को, सर्दी का टाइम है, दिसंबर का महीना है, 23 तारीख है। 5 करोड़ रुपए मिले, खर्च करने के लिए मिले, किसको मिले? एमपी को मिले। एमपी अपने क्षेत्र में खर्च करता है। ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे वाली स्लाइड। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि क्या उद्देश्य है इसका, इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों चलाई जा रही है। तो इस योजना का उद्देश्य है क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जन उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना, मतलब स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना। ठीक है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए किसी को आर्थिक सहायता के रूप में डायरेक्ट पैकेज देना, ऐसा इसमें नहीं है, परिसंपत्तियों का सृजन करना इसमें अनिवार्य है। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक और आधारभूत सुविधाएं और उनमें भी जन उपयोगी परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जो जन कल्याण के लिए मतलब सार्वजनिक सबके लिए काम में आ सके। पर्सनली एमपी साहब किसी को 5 करोड़ का फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसी ही परिसंपत्ति बनानी पड़ेगी जिसका उपयोग सब लोग कर सके। ठीक,
याद रह जाएगा। उसके बाद में देखो क्या हुआ, कोरोना आ गया था और कोरोना आने के कारण से वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 इन दो वर्षों के लिए, इन दो वित्त वर्षों के लिए इस योजना को एक बार के लिए स्थगित कर दिया, मतलब गैर संचालित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। मतलब 2 बार में इन सांसद महोदयों को 5-5 करोड़ राशि का भुगतान नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ, 21 के मतलब 21 के अंत में, नवंबर 2021 में, 10 नवंबर 2021 में क्या हुआ, कोरोना लगभग खत्म हो चुका था। इस कारण से प्रधानमंत्री के द्वारा वापस इस योजनाओं को शुरू कर दिया गया। मतलब आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने पास में बुलाया और कहा कि लो 2-2 करोड़ रुपए लो और अपने अपने क्षेत्र में विकास करो। अर्थात मतलब यह है कि 10 नवंबर 2021 से यह योजना पुनः संचालित हो गई। एक बार 2 साल के लिए रुकी थी, लेकिन 2 साल भी पूरी नहीं रुकी, 2021 के लास्ट में, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 है, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का समय इसमें है और इसमें 10 नवंबर 2021 मतलब ये वित्त वर्ष के बीच में आ चुका है। तो यहाँ पे 10 नवंबर 2021 से ये योजना पुनः शुरू हो गई और आनुपातिक रूप से समय कम बचा था, 1 साल में देखें तो इसी कारण से 2-2 करोड़ रुपए का भुगतान वापस किया गया था। तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं 2 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को वापस दिए गए थे अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। उसके बाद में देखो इसमें एक प्रावधान और भी है कि क्या ये जो 5 करोड़ रुपए है वो सांसद अपने हिसाब से कहीं पर भी या जहां से उसके वोट ज्यादा आते हैं क्या वो वहां पे इसको खर्च कर सकता है। तो इसमें एक बात देता है कि सांसद को उस राशि का 15% मतलब 5 करोड़ का 15% तो शेड्यूल कास्ट एरिया मतलब एससी वाले क्षेत्र में, और एससी से आपको पता है जनसंख्या आधी होती है एसटी की, लगभग अनुपातिक रूप से देखें तो आधी जनसंख्या है एसटी की, तो एससी से जस्ट आधा, 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5% उसको एसटी के विकास के लिए उसको खर्च करना होगा। तो 15% एससी क्षेत्र के विकास करने हेतु खर्च करना अनिवार्य है और 7.5% एसटी क्षेत्र के विकास करने के लिए खर्च करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये थी एमपी लेड। अब देखो जैसे ही एमपी का मतलब सांसद को कोई भी पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री के पास में जाएंगे और कहेंगे कि देखो सांसद तो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करके लोगों में अपनी धाक जमा रहे, तो हमें भी लोगों में अपनी धाक जमानी है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो राजस्थान में पहले 5 करोड़ रुपए नहीं मिलते थे, लगभग 2.25 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। अब आपको वो 2.25 करोड़ याद नहीं रखना है, अभी वर्तमान में राजस्थान में भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे ही केंद्र सरकार में डीए बढ़ता है तुरंत यहाँ पे राजस्थान सरकार में भी डीए बढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हुई, अगर एमपी को 5 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है खर्च करने के लिए, तो एमएलए को भी 5 करोड़ रुपए का खर्च करने के लिए पैकेज मिल जाएगा। तो अगली योजना है एमएलए लेड। अब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एमएलए लेड मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, लोकल एरिया डेवलपमेंट, स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो एमएलए लेड का मतलब हो गया एमएलए जो है उनके लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट हेतु 5 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है और ये राज्य सरकार द्वारा संचालित होगी, वो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार। यहाँ पर भी 5 करोड़ रुपए जो मिलते हैं ये भी नॉन लैप्सेबल, इसका मतलब इस साल खर्च नहीं हुए तो अगली साल खर्च कर सकते हैं। और इसमें 20% का प्रावधान किया गया है कि 20% राशि आपको एससी या एसटी दोनों मिलाकर आपको खर्च करने अनिवार्य है, क्योंकि वहां पे सांसद का जो एरिया है वो बड़ा होता है, लगभग एक जिले के बराबर, लेकिन एक एमएलए का जो एरिया है वो छोटा होता है, एक तहसील के बराबर। तो इस कारण से जरूरी नहीं कि उनकी तहसील में या उनके निर्वाचन क्षेत्र में एससी की जनसंख्या हो या फिर एसटी की जनसंख्या हो या फिर दोनों अलग अलग बराबर हो। तो इस कारण से हो सकता है कई क्षेत्र में एससी की जनसंख्या ज्यादा हो तो वो एससी में खर्च कर सकते हैं, और कहीं पे एससी की जनसंख्या नगण्य हो और एसटी की जनसंख्या ज्यादा हो तो फिर वो एसटी में खर्च कर सकते हैं। तो उनको कुल मिला के 20%, तो 5 करोड़ का 20% होता है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया उनको खर्च करना है एससी या एसटी क्षेत्र के विकास के लिए। उसके बाद में उनको 2.25 करोड़, इसका मतलब 1.75 करोड़ रुपए है वो हेल्थ सेक्टर के विकास के लिए खर्च करने हैं। अब ये क्यों खर्च करने हैं, तो आप जानते हैं कि राजस्थान के बजट में देख लो, चाहे राजस्थान में आप कहीं पर भी देख लो, हर जिला लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज बनाई जा रही है और हेल्थ सेक्टर में काफी विकास हो रहा है। तो हेल्थ सेक्टर में विकास करने के लिए यहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो एमएलए लेड है उसमें से 2.25 करोड़ रुपए है वो हेल्थ सेक्टर के विकास के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपको अनिवार्य रूप से खर्च करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गई एमपी लेड और एमपी
MLA लेड। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक परिषद है राजीविका, एक परिषद है राजीविका। अब राजीविका के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ये क्या है? यह है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परिषद का मतलब होता है काउंसिल, तो ये एक काउंसिल है, मतलब ये एक विभाग की तरह ही है, एक कह सकते हैं हम संगठन है। और ये संगठन क्या करेगा? तो ये राजस्थान में जो ग्रामीण आजीविका है उसके विकास के लिए, देखो इसके नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण आजीविका विकास। इसका मतलब जो गांव के लोग हैं उनकी आजीविका में विकास। अब आजीविका में विकास का मतलब हो गया कि उनकी आय में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वृद्धि करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट जो भी योजनाएं लेके आती है उनको धरातल पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक कोई ऐसी परिषद होनी चाहिए जो निगरानी के रूप में कार्य कर सके। तो ये एक ऐसी परिषद है जो निगरानी के रूप में कार्य करती है और ये राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी योजनाएं लागू होती है उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेती है। तो चलो इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब राजीविका है, इसकी स्थापना याद करते हैं। देखो राजीविका का मतलब है आजीविका में विकास करना। तो आपको किसी की भी इनकम बढ़ानी है तो अपने जेब से 10 रुपए का नोट निकालो और उसको दे दो। अगला व्यक्ति आया उसको भी 10 रुपए दे दो। तो आप 10-10 रुपए सबको बांट रहे हैं और यही इसकी डेट है। देखो 10-10, 10 का मतलब होता है 10वां महीना, मतलब अक्टूबर। 10 का मतलब है 2010, क्योंकि 1910 हो नहीं सकता। तो 10-10 का मतलब हो गया अक्टूबर 2010। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक थंब जरूर दबा देना, ठीक है। अक्टूबर 2010 में इसकी शुरुआत हुई है और ये स्वायत्त परिषद के रूप में कार्य कर रही है। मैंने बताया था ये एक परिषद है जो स्वायत्त रूप से अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रूप से ये अपने निर्णय ले सकती है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। ये चीज लिखी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए पूछा जा सकता है कि भाई राजीविका है वो किसके द्वारा या कौन से अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत संस्था है, ठीक है। और इसे स्वयं सहायता समूह है। देखो स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सेल्फ का मतलब खुद, हेल्प का मतलब अपनी मदद और ग्रुप मतलब समूह है। अपनी मदद खुद करने वाला समूह है। अर्थात जैसे गांव में 20 महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला को बहुत अच्छे कपड़े सिलने आते हैं तो वो क्या करती है, बाकी को सबको कपड़े सिलाना सिखा देती है और 20 जने अपने पास से 1-1 लाख रुपए, या मान लीजिए किसी के पास में कम है किसी के पास में ज्यादा है, तो 20 लाख रुपए इकट्ठा करती है, कुछ मशीनें खरीद लेती है और स्वयं सहायता समूह बनाकर सिलाई का कार्य शुरू कर देती है। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित संस्थानिक, मतलब संस्थान के रूप में अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य इसको सौंपा गया है। मतलब समस्त ग्रामीण आजीविका विकास कार्यक्रम, गांव में जितने भी आजीविका विकास के कार्यक्रम है तो उनको क्रियान्वित करने का ठेका किसको दिया गया है? राजीविका को दिया गया है। अब इतनी महत्वपूर्ण ये इकाई है तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? मुख्यमंत्री महोदय खुद, क्योंकि जैसे राजस्थान में वित्त मंत्री एक परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय खुद होते हैं, वो वित्त मंत्रालय खुद के पास में रखते हैं, तो ये भी पैसे का काम है, तो इसके अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री स्वयं। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारियां है। अब देखो कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो केंद्र सरकार चलाती है और कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो आजीविका विकास के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है और कई योजनाएं ऐसी है जो राज्य सरकार चलाती है। अब ये राज्य सरकार चलाए चाहे केंद्र सरकार चलाए, विकास तो किसी न किसी राज्य में ही होना है, विकास तो किसी न किसी राज्य में ही होना है। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण ले तो राजस्थान राज्य में अगर केंद्र सरकार विकास कार्यक्रम चला रही है तो इम्प्लीमेंटेशन तो राजस्थान में होगा। इसका मतलब राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राजीविका। और अगर राज्य सरकार योजना चला रही है और विकास करना है राजस्थान में, किसका विकास करना है? आजीविका विकास करना है, तो इसका मतलब इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगी? राजीविका। अब केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोनों योजनाओं को हम देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्न 2 परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार इन 2 योजनाओं के अंतर्गत पैसा देती है विकास के लिए। पहली है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, लिखेंगे नेशनल
रूरल लिवलीहुड मिशन। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2010-11 में शुरू हुई थी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका शुरू होने का ईयर जो है वो 2011 है। 2010-11 वित्त वर्ष कहें या 2011 में ये योजना शुरू हुई थी। अब इसका वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार द्वारा है, इसी कारण से नाम में भी राष्ट्रीय शब्द आया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन है वो पूरे राजस्थान में, मतलब संपूर्ण राज्य में, पूरे राजस्थान में, मतलब प्रत्येक जिले में संचालित है। तो एक तो याद रखना है NRLM, मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये कब से शुरू है? 2011 से शुरू है और इसमें पूरा राजस्थान कवर होता है। पूरे राजस्थान में ये योजना लागू है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि जब ये गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, मतलब 2024 तक ये गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, तो 2024-25 तक, मतलब चुनावों तक 10 से 12 करोड़ परिवार। अब देखो राजस्थान की जनसंख्या इतनी है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये टारगेट कहां के लिए है? ये टारगेट पूरे देश के लिए है। पूरे देश में 10 से 12 करोड़ परिवार, क्योंकि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य माने तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये केवल राजस्थान का टारगेट नहीं है, ये पूरे देश में 10 से 12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह में लामबद्ध करना। स्वयं सहायता समूह में लामबद्ध करना मतलब जोड़ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो स्वरोजगार को प्रेरित हो जाए और खुद का काम खुद से कर ले। इस प्रकार की ये योजना है। उनको मतलब एक प्रकार से हेल्प करना, ताकि वो खुद के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो इस योजना से जुड़े और लाभ उठाए। उसके बाद में अगली योजना है NRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण। ध्यान रखना, आर्थिक रूपांतरण। अब इसमें देखो, रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव करना। अब हर व्यक्ति की ये आदत होती है कि आप उसको कहें कि थोड़ा बदल जाओ यार, खुद में रूपांतरण कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो कोई भी व्यक्ति रूपांतरण करने को राजी नहीं होता। वो कहता है नहीं नहीं यार मैं ठीक हूं। तो नहीं नहीं, इसमें ये याद रखना है, आप कहेंगे रूपांतरण तो वो कहेगा नो नो, इसमें सारे नो ही नो है। 9 जिले और 9 चौके 36 ब्लॉक, याद रखेंगे 9 जिले 9 चौके 36 ब्लॉक। तो 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में ये योजना संचालित है। और रूपांतरण मतलब आप रूपांतरण कर रहे हैं तो नो नो, इसका मतलब डेट भी नो नो ही है। इसका मतलब 19 फरवरी 2019 से ये योजना शुरू हो गई थी। अब इसमें पैसा कौन देता है? ये जो NRETP योजना है इसमें पैसा देता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित है, वित्त पोषित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो 3 ऑप्शन दे देगा वित्त पोषित वाली, 1 ऑप्शन दे देगा जिसमें वित्त पोषण नहीं है। तो ध्यान रखना, NRETP जो प्रोजेक्ट है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान द्वारा वित्त पोषित आजीविका की कितनी योजनाएं हैं। अब केंद्र सरकार अगर 2 योजनाएं चला रहा है तो राज्य पीछे थोड़ा ही रहेगा, वो भी चलाएगा। तो केंद्र सरकार की 2 योजनाएं NRLM और NRETP, तो राज्य सरकार भी 2 योजनाएं चला रहा है। RRLDP मतलब राजस्थान रूरल लिवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम। राजस्थान रूरल लिवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब राजस्थान ग्रामीण आजीविका संवर्धन कार्यक्रम या विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब ये कितने जिलों में चल रहा है? तो वो 9 जिलों के 36 ब्लॉक में, तो 9 से डबल कितना होता है? 18। तो ये चलेगा 18 जिलों में। वो NRETP 9 जिलों में चल रहा था, 9 जिलों के 36 ब्लॉक में चल रहा था। तो ये जो RRLDP है ये 18 जिलों में चलेगा। उसके बाद में इसमें वित्त पोषण कौन करेगा? तो वहां पे कौन कर रहा था? विश्व बैंक। तो यहाँ पे भी कौन कर रहा है? विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोनों ही पोषित है, वित्त पोषित है वर्ल्ड बैंक द्वारा। कौन कौन? NRETP और एक ये RRLDP। ठीक है, उसके बाद में अगला है मिटिगेटिंग। देखो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश भी आपके मुख्य परीक्षा में आती है, वहां पे वोकेब वाला पार्ट है वो आपको काफी मजबूत करना होता है। तो देखो इंग्लिश में वोकेब याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। आप शब्दों को इस प्रकार से याद करें कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे वन वर्ड है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। तो मैंने काफी वर्ड ऐसे याद किए हुए हैं, कोशिश करूंगा, लगभग 3000 वर्ड मुझे याद है, तो वो कोशिश करूंगा आपको भी जैसे जैसे टाइम मिले वो वर्ड्स याद करवा दूं। जैसे ये मिटिगेट शब्द आ गया, आपके गेट के पास में एक गाय ने गोबर कर दिया। अब आप उसकी दुर्गंध को कम करने के लिए उस पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो आप मिट्टी डाल रहे हैं कहां पे? गेट के पास में। किस पे? गोबर पे। तो उससे क्या हो जाएगा? दुर्गंध है वो नीचे दब जाएगी, मतलब समन हो जाना, दब जाना। तो मिटिगेटिंग पुअर्टी, आपको गरीबी को दबाना है इन वेस्टर्न राजस्थान,
मतलब पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन करना है, तो गरीबी शमन योजना। अब ये पश्चिमी राजस्थान में चल रही है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो सीमा के पास वाले जिले हैं उनमें ये योजना चल रही है। अब ये कितने जिलों में चल रही है, तो ध्यान रखना ये 6 जिलों में चल रही है। अब इसमें वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो अपने देश का नमक नमक टाटा ट्रस्ट और IFAD, ये एक संस्था है टाटा ट्रस्ट और ऐसे ही एक संस्था है IFAD, ये दोनों इसका वित्त पोषण कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास के साथ में। धन्यवाद।